मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लाहौर से दुबई रवाना। नवाज शरीफ पहले ही दुबई पहुंच चुके हैं। शरीफ फैमिली के दीगर अरकान भी उनके हमराह मौजूद हैं। मरियम औरंगजेब का ये ट्वीट सामने आया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत जो है वो दुबई में इकट्ठी हो रही है। पाक कायद मोहम्मद नवाज शरीफ पहले ही दुबई पहुंच चुके हैं और फैमिली के दीगर अरकान भी उनके हमरा जो है वो दुबई पहुंचे हैं। मरियम औरंगजेब की जानिब से बाकायदा इसकी तस्दीक कर दी गई है और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो भी निजी दौरे पर दुबई रवाना हो चुकी हैं। वहां पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और दीगर इनकी क़यादत जो है वो पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे और चंद रोज तक वो दुबई में ही जो है वो मुकीम रह सकते हैं। जी ठीक है, हसन रजा हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। पेरिस में ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन के वज़ीर-ए-आज़म, जर्मन चांसलर, यूरोपीय कमीशन के सदर और इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकातें हुई। शहबाज शरीफ ने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक को ऐसे फंड्स जारी किए जाएं जिनसे कर्ज के बोझ में इजाफा न हो। मज़ीद तफसीलात जावेद हुसैन की इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म की पेरिस में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। चीन के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में सीपेक समेत दो तरफा ताल्लुकात और माशी ताउन पर बातचीत की गई। दोनों ममालिक ने मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए मिलकर काम जारी रखने के पुख्ता अज़म का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जर्मन चांसलर से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदाद और 163 मिलियन यूरो की माशी माउनत पर जर्मन हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यूरोपीय कमीशन की सदर से मुलाकात में यूरोपीय इदारों के साथ मिलकर सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली के अज़म का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान और IMF की टीमों में मुज़ाकरात जारी हैं। लंदन में एवन फील्ड पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चाहते हैं IMF से मामलात खुश उसलूबी से तय पा जाएं। मालियाती इदारों और फ्रांस के सदर से मुलाकात अच्छी रही। मुलाकात हुई थी MD IMF से और उनसे बड़ी फ्रैंक गुफ्तगू हुई और उनसे मैंने यही कहा कि हमने तमाम शराइत जो IMF की हैं वो पूरी कर दी हैं और अब जो प्रोग्राम है IMF का वो अब बोर्ड में जाकर उसको मंजूर होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारी टीमें यानी पाकिस्तान की टीम और IMF की टीम फौरी बैठ जाए, कुछ थोड़े बहुत अगर कोई इश्यूज हैं तो उनको हम डिस्कस करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये मामला खुश उसलूबी से तय हो जाए। जल्द हो जाएगा ये। तो अब इस वक्त गुफ्तगू जारी है। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इसहाक डार साहब की टीम इसको लीड कर रही है। इसहाक डार साहब की टीम और IMF की टीम है और मेरा भी बराबर राब्ता है इसहाक डार साहब से। तो आप दुआ करें कि अब ये IMF का प्रोग्राम जो है उनका बोर्ड मंजूर करके हम आगे चलें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, मिसाके मईशत वक्त की ज़रूरत है, इस पर बात करने और दस्तखत के लिए तैयार हूँ। मज़ीद कहा, सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात की बेहतरी से पाक ईरान गैस पाइपलाइन भी जल्द शुरू होगी। मुल्क के मुस्तकबिल के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। मैं ना पहले किसी को धोखा दिया, ना ही अब दूंगा। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। किसी को आप पॉलिटिकली सपोर्ट करें, आपकी मर्जी है, फ्री डेमोक्रेसी, मगर कम से कम उनसे ये तय कर लें कि भाई चार्टर ऑफ इकोनॉमी ये होगा। तो आज भी मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि आप उससे बात करें कि भाई चार्टर ऑफ इकोनॉमी मेरे से तो आई एम विलिंग टू साइन, माई 2 मिनिस्टर्स सिटिंग हियर विल साइन विथ यू अ चार्टर ऑफ इकोनॉमी के इफ गॉड गिव्स मी अ चांस आई विल गिव यू all level playing field. Now that the Saudis and the Iranians are getting together, there is no reason for you not to get that pipeline. And मैंने border तक बनाई हुई है. Till the Irani border, the pipeline is there. It just has to be connected to your own pipeline, which is not more than 40-50 miles. Get together and work. It's not the question that we can do or the government can do or anybody can do it alone. It has to be this platform that comes, stands with me, and we go even dig trenches if we have to and work together. So togetherness is the key to get to Pakistan's better future. मैंने किसी को धोखा नहीं दिया तो PMLN को मैं धोखा नहीं दूंगा।
सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा, अगर कोई सिविलियन किसी फौजी को बगावत पर उकसाए तो इसका ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है। देखना होगा सिविलियंस को फौजी अदालतों के दायरा इख्तियार में लाने का क्या तरीकाकार अपनाया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ये कहना कि सिविलियन का कभी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता दुरुस्त नहीं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज ने ही करना है। देखना होगा इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने किस बुनियाद पर मुकदमात फौजी अदालत को मुंतकिल किए। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के अहम रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने 9 मई के वाकयात में गिरफ्तार अफराद की तफसीलात पेश करते हुए बताया कि इंसदादे दहशतगर्दी कानून के तहत 141 अफराद को गिरफ्तार किया गया और MPO के तहत 117 अफराद तहवील में लिए गए। 102 अफराद फौज की तहवील में हैं, जबकि फौज की तहवील में कोई सहाफी, वकील, खातून या कम उम्र मुलजिम नहीं है। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हमने दरखास्त में आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया। सिविलियंस के आर्मी अदालत में ट्रायल होते रहे हैं। मैंने तहरीरी मारूजात भी जमा करा दी हैं। मेरा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि आर्मी एक्ट के तहत मखसूस सिविलियंस का ट्रायल खिलाफ आइन है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल तब होता है जब बात कौमी सलामती की हो। जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि कानूनन फौज सिविलियन की हवालगी का कहती है तो रेफरेंस वफाकी हुकूमत को भेजा जाता है। फौज चार्ज कर सकती है लेकिन ट्रायल तो सिविल अदालत में चलेगा। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने इस्तफसार किया कि सिविल ट्रायल चल रहा है तो क्या फौज उसकी हवालगी का कह सकती है। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ है कि फौज सिविलियंस की हवालगी का मुतालबा नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस का कहना था कि माइंड अप्लाई किए बगैर आज खुद नोटिस लेंगे और ना ही जुडिशियल ऑर्डर करेंगे। कोशिश होगी कि इस केस का नतीजा मंगल तक निकल आए। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत से अलग होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 30 सफ़ात का अलग नोट जारी कर दिया। ताहम ये नोट कुछ देर बाद ही वेबसाइट से हटा दिया गया। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा के नोट में कहा गया था कि जब से मेरी तैनाती अदालत उस्मा में हुई तब से आज तक कभी किसी मुकदमे की समाअत से गुरेज नहीं किया। हमेशा कोशिश रही कि मुकदमे के हर फरीक को एक नज़र से देखूं। हमेशा कोशिश रही कि हर फैसला एक ही पैमाने से आईन और कानून के मुताबिक करूं। नोट में कहा गया था कि पूरी सराहत से कहता हूं, सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मुकदमे से खुद को दस्तबरदार नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मौतली के बाद से अदालत में नहीं बैठा। अब अगर मैं ये मुकदमात सुनूं तो मैं अपनी आईनी और कानूनी मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी करूंगा। और यूनान कश्ती हादसे में मरने वालों के DNA टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए हैं। यूनानी हुकूमत को पाकिस्तान से DNA रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। मैयतें अगले हफ्ते खुसूसी तैयारे के जरिए ईथन से पाकिस्तान रवाना की जाएंगी। ईथन्स कश्ती हादसे में अब तक 82 तारकीन वतन को डेड बॉडीज़ भी निकाली जा चुकी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं हम खबर से। यूनान कश्ती हादसे में मरने वालों के DNA टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए हैं। यूनानी हुकूमत को पाकिस्तान से DNA रिपोर्ट्स का अभी इंतज़ार है। मैयतें अगले हफ्ते खुसूसी तैयारे के जरिए ईथन से पाकिस्तान रवाना की जाएंगी। तो नाज़रीन, बड़ी ईद की आमद है और ईद उल अज़हा में कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। ईद उल अज़हा के करीब आते ही मुल्क की मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में गहमा गहमी जो है वो अरूज पर है। मवेशी मंडियों की ताज़ा सूरत हाल क्या है, मुख्तलिफ शहरों में मौजूद अपने नुमाइंदगान से जानेंगे। सबसे पहले मुल्तान का रुख करेंगे और वहाँ पर ब्यूरो चीफ नुमान खान बाबर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नुमान, यहाँ की मंडियों की क्या सूरत हाल है, जानवरों पर अब लगाए दाम और ग्राहकों का कैसा रद्द-ए-अमल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जो शहरी हैं ख़रीदारी के लिए आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन 6 मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियाँ सजाई गई हैं। बड़ी तादाद में जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजलात से कुर्बानी के जानवर लाए गए हैं, लेकिन कीमतें जो हैं इंतहाई ज़्यादा हैं। और बकरा जो है उसकी कीमत जो है 70,000 से 90,000 है, जबकि अच्छा जो बकरा है उसकी कीमत जो है 4 से 4.5 लाख तक मांगी जा रही है। उसका वज़न जो है 3.5 से 4 मन के दरमियान है। इसी तरह से जो बड़ा जानवर है उसकी कीमत जो है 7 लाख से लेकर 15 लाख तक मांगी जा रही है, जिसमें गाय है, भैंस, बैल है, ऊँट है और ये दीगर बड़े जानवर जो हैं इसमें शामिल हैं। ख़रीदार आ रहे हैं, लेकिन जो क़ुव्वत ख़रीद है इंतहाई कम है, उनकी इस्तात इजाज़त नहीं दे रही। जो बकरा ख़रीदना चाह रहा है, लेकिन वापसी पर जो है वो बकरी ख़रीद कर जा रहा है, क्योंकि नॉर्मल जो बकरी है उसकी कीमत जो है 35,000 से लेकर 45,000 के दरमियान है। लोगों की कोशिश ये है कि वो बकरा ख़रीदें, लेकिन वो बकरी ख़रीद पा रहे हैं। सूरत हाल ये कि ख़रीदार आ रहे हैं, लेकिन व्यापारियों को कहना यह कि मंडी की जो तेज़ी होने की
वजह यह है कि इस वक्त जो है महंगाई आसमान से बातें कर रही है, उनके खराजात काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं, लेकिन जो ख़रीदार हैं इंतहाई परेशान हैं। सुन्नत इब्राहिमी को जो है अदा करना मुश्किल हो चुका है। उसके साथ साथ यहाँ पर ज़्यादा जो रुझान देखने में आ रहा है वो इज्तिमाई कुर्बानी का है। लोगों की कोशिश ये है कि किसी तरह से हिस्सा मिलाया जाए और बड़ा जानवर किया जाए ताकि जानवर खरीदना मुश्किल हो रहा है। कोयटा से फरीदुल्लाह खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद, ये बताएगा मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है और लोग जानवर खरीद रहे हैं, वहां पर भी कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप मवेशी मंडियों में? कोयटा में तकरीबन 8 से ज़्यादा मकामात में बकरा मंडियाँ लगाई गई। इस वक्त में जो मगरबी बाईपास पर, मशरकी बाईपास पर सबसे बड़ा बकरा मंडी है वहाँ मौजूद। देखने में ये आ रहा है कि गुज़श्ता साल के इसमें जानवर जो 100 से 120% महंगे हो चुके हैं। अगर हम नॉर्मल से एक बकरे की या दुम्बे की या पहाड़ी या देसी बकरे की हम बात करें, उसकी कीमत 50,000 रुपये से स्टार्ट हो रही है। अगर इसे कीमत को ऊपर लेते जाएँ तकरीबन से 2 लाख रुपये तक की जाती है। लेकिन वो जानवर जो सस्ता 50,000 में मिला, इस काबिल नहीं को ले जाया, सिर्फ वो हड्डियों का एक पिंजर सा है, वो है, लोग वो ख़रीद नहीं रहे। इसके साथ जो पहाड़ी बकरे हैं उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, वो तकरीबन 65,000 से लेके 2 लाख रुपए तक बिक रहे हैं। अगर देसी बकरों की हम बात करें, देसी बकरे ज़्यादातर यहाँ की जो मैदानी इलाके बलूचिस्तान के वहाँ से लाए गए हैं, उनकी कीमत 75,000 से शुरू होकर 3 लाख रुपए तक जा रही है। अगर हम बैलों की बात करें, जो बैल छोटे बैल हैं, जो बछड़ा जिसको हम कहते हैं, वो बछड़ा जो है तकरीबन 1,20,000 से लेकर 2.5 लाख रुपये तक। बड़े बैलों की हम बात करें तकरीबन वो 3 लाख से लेकर 7 लाख तक वो बेचे जा रहे हैं। अगर हम लोगों की बात करें, जो लोग यहाँ खरीदारी के लिए आए, उनका कहना है कि उनके बस में ये बात नहीं है कि वो खरीद पाएँ। वो रेट पूछते हैं, आगे चले जाते हैं। जिनके पास पैसे हैं, साहब हैसियत है, वो तो खरीद रहे हैं, लेकिन जो एक आम आदमी या दुकानदार बंदा या जो सरकारी मुलाजिम वो खरीद नहीं पा रहा। भाव खूब चल रहा है, मंडी में खूब जोश है और अब तक जो यहाँ की मालूमात है जो मंडी के करता है। फरीद साथ ही रहेगा, पेशावर का रुख करेंगे। ज़ाकिरुल्लाह वहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। ज़ाकिर, कोयटा की सूरत हाल तो हमने देख ली है, अब हमें बताइएगा कि पेशावर की मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पेशावर में भी मवेशी मंडियाँ तो सज गई है। इस वक्त मैं पेशावर के रिंग रोड पर एक दुम्बा मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत बड़े तादाद में दुम्बे लाए गए हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान से भी दुम्बे लाए गए और यहाँ के मकामी जो दुम्बे हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही है। यहाँ पे जो भी ख़रीदार आता है तो वो यही कहता है कि हमारे जहन में यही होता है कि सुन्नत इब्राहिमी के लिए हम दुम्बा ख़रीदेंगे और वो भी 50 से लेकर 70,000 रुपये तक लेंगे। लेकिन यहाँ पर जब वो दुम्बा मंडी में आ जाते हैं तो यहाँ पे 1 लाख से कम जो दुम्बे वो बहुत कम दस्तियाब है, क्योंकि ज़्यादातर दुम्बों की कीमतें जो है वो 1 लाख से ऊपर है। इस मवेशी मंडी में दुम्बा मंडी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तकरीबन 1,50,000 1,60,000 रुपये तक एक दुम्बा जो है वो दस्तियाब है। जो नॉर्मल दुम्बे यहाँ पे मिलते हैं जो अफ़गानिस्तान से लाए जाते हैं, क्योंकि उनका वज़न जो है वो कम होता है, तो इसी वजह से उनकी कीमतें थोड़ी सी कम चल रही है। लेकिन आम शहरी जो है वो भी उसकी इस्तिताअत नहीं रखता, क्योंकि उसकी कीमतें भी 70 से लेकर 80 और 90,000 रुपये तक उसकी कीमतें चल रही है। तो जो भी यहाँ पे ख़रीदार आता है सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए, वो अच्छे से अच्छा दुम्बा ख़रीदने की कोशिश करता है, लेकिन जो उनकी क़ुव्वत ख़रीद है वो उसकी इजाज़त नहीं देता कि वो सुन्नत इब्राहिमी के लिए यहाँ पे अच्छा दुम्बा ख़रीदे। अगर इसी तरह मवेशी मंडियों की बात की जाए तो जो बड़े जानवर है मवेशी मंडियों में इतना रश दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि महंगाई की वजह से कुर्बानी के जानवर खरीदने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची से फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, बताएगा कराची में यूं की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? इस वक्त मैं कराची की हसन स्क्वायर की जो मवेशी मंडी है शहर के वस्त में वाक़ है, इधर मौजूद हूँ। इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि कराची में रवां साल जो मवेशी मंडी लगाई गई है, जो सबसे बड़ी मवेशी मंडी सोराब गोड पर लगती थी, अब वो सोराब गोड से भी 15 किलोमीटर दूर नॉर्दर्न बाईपास पर जाकर लगी है, जहाँ पर जो सबसे बड़ी मरकज़ की जो है मवेशी मंडी है। लेकिन उधर बुनियादी वजह ना जाने की लोगों की स्नैचिंग है, स्ट्रीट क्राइम है, जिसमें लोगों की अमवात भी हुई और ज़ख्मी भी हुए, जिसकी वजह से वहाँ रुख करने में लोग कतरा रहे हैं। उसके बाद शहर में मुख्तलिफ 25 के करीब मवेशी मंडियाँ कायम की गई लोगों की सहूलत के लिए। यहाँ पर लोग ख़रीदारी तो कर रहे हैं, लेकिन इनके रेट्स उस मवेशी मंडी के बरक़्स ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि ये शहर के वस्त में मौजूद है, लोगों को सहूलत तो है, लेकिन जो एक 3-3.5 मन का बछड़ा या बच्ची अगर यहाँ पर आप उसके रेट पूछते हैं वो 3.5-4 लाख 4.5 लाख रुपए तक बताए जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हैं। इसी तरह बकरे के रेट भी 15-20 हज़ार रुपये आम तौर पर जो मवेशी मंडी से मरकज़ की मवेशी मंडी से मिलते हैं तो उससे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो शहरियों को इस हवाले से अभी जो है मवेशी आज जुमे का दिन, हफ्ते का और इतवार का, ये व्यापारियों का कहना है कि काफ़ी अहम है, क्योंकि ये 3 दिन में उन्हें उम्मीद है कि ख़रीदार आएंगे, तेज़ी से आएंगे, क्योंकि अभी तक लोगों का इस तरह रुख नहीं हुआ जो आम तौर पर कराची में तेज़ी के साथ मवेशी ख़रीदे जाते हैं।
तो इस 3 दिनों का इंतज़ार है, क्योंकि ये 3 दिन व्यापारियों का कहना है कि छुट्टियों के दिन होंगे और इसमें ख़रीदार आएगा और उनकी जो मवेशी हैं वो फ़रोख्त हो सकेंगे। जी ठीक है। कराची से फैसल खान, कोयटा से फरीदुल्ला खान, जबकि पेशावर से जाकिर उल्ला खान और मुल्तान से शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से हमें नुमान खान बाबर अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, लाहौर में शदीद गर्मी और हब से शहरी निढाल हो गए हैं। रही सही कसर बदतरीन लोड शेडिंग ने निकाल दी है। बिजली की तवील अलानिया और गैर अलानिया लोड शेडिंग से शहरी आजिज आ गए। सिस्टम ओवरलोड होने से रात भर बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। आज बिल्कुल गर्मी की शिद्दत बढ़ने से सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बिजली का तरसीली निज़ाम जो है वो बुरी तरह मुतासर हो चुका हुआ है। बिजली की जो लोड शेडिंग एलानिया तौर पर की जा रही है लेस्को की जानिब से, वो 2 से 3 घंटे की बताई जा रही है, लेकिन इस वक्त शहर की सूरत हाल ये है कि शहर के बेशतर इलाकों में अब भी लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। और इस जो लाहौर को बिजली की सप्लाई की जा रही है वो 4800 मेगावाट है, जबकि लाहौर की डिमांड जो है वो 5500 मेगावाट तक बताई जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रिपिंग और ओवरलोडिंग की वजह से ट्रांसफार्मर के जलने की शिकायत जो है वो बढ़ती जा रही हैं और साथ ही साथ बिजली की तारें टूटने की शिकायत जो है वो भी बढ़ती जा रही हैं। अलानिया लोड शेडिंग जो है वो 2 से 3 घंटे की जा रही है, जबकि गैर अलानिया लोड शेडिंग जो है वो 6 से 8 घंटे तक बताई जा रही है। और मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे तक बिजली जो है वो उसकी सप्लाई नहीं की जाती, क्योंकि ओवरलोडिंग की वजह से वहाँ पर तरसीली निज़ाम जो है वो ट्रिप कर जाता है। शहरी जो हैं वो हुकूमत से नाला दिखाई देते हैं, लेकिन सूरत हाल इस वक्त लाहौर की ये है कि लाहौर में एलानिया लोड शेडिंग के साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है।